हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कुमार डीआरडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर के बारे में। और उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो। तो यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझो कि हमारे पास तीन पार्टिकल है। जैसे मान लो तीन पार्टिकल है ना भाई, एक यहाँ पार्टिकल है भाई, एक ये है सेकंड और ये थर्ड है ना। फर्स्ट पार्टिकल को हमने ए मान लिया, सेकंड को बी और थर्ड को सी। हम मान सकते हैं इसको ए बी और सी, इस तरह से है ना। अब हमने क्या किया कि इसको ये प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो है, यहाँ से हमने ये पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और ये कहीं इस तरह से मूव करते हुए इस पॉइंट पर आके ग्राउंड से कोलिजन करता है। सिमिलरली इसी तरह से बी जो है कोलिजन करता है, ठीक है ना। और उसी तरह से सी जो है इस पॉइंट पर कोलिजन करता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो हमसे पूछ रहा है कि कंपेयर कीजिए इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। कंपेयर का मतलब ये हुआ कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी किसका हुआ भाई, समझो ए पार्टिकल का, बी पार्टिकल का और सी पार्टिकल का। ये तीनों के इनिशियल वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा, पहला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ देखेंगे कि सभी का जो हाइट है ना वो सेम है। मैक्सिमम हाइट इस पॉइंट पर मान लें, इसका मैक्सिमम हाइट हम लोग कहीं इस पॉइंट पर मान लें, ठीक है ना। आप यहाँ देख लो, मैक्सिमम पॉइंट कहीं इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर है। तो मैक्सिमम जो हाइट है वो तीनों का सेम है, ठीक है ना। एच मैक्स तीनों का इक्वल है। तो हम यहाँ देखते हैं एच मैक्स का क्या रिलेशन आता है। तो यहाँ देखो भाई, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ जो हम लिखेंगे एच मैक्स इजिकल टू, है ना, यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी, यही होता है फॉर्मूला, यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, और ये जो है सभी के लिए सेम है, यानी हम इसको कांस्टेंट कह सकते हैं, है ना भाई, कांस्टेंट कह सकते हैं इसको। बहुत अच्छा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एच मैक्स ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए इक्वल है, एक ही पॉइंट है, कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि यू वाई जो है ए के लिए यू वाई, उसी तरह से यू वाई वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बी के लिए, है ना, उसी तरह से यू वाई सी के लिए। ये तीनों में जो रिलेशन आएगा ना वह इक्वल का होगा। ये तीनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में इक्वल होगा, क्योंकि हाइट यहाँ सभी का कांस्टेंट है इस फार्मूला से, ठीक। जी तो सभी में आएगा, यू वाई भी सभी के लिए सेम हो जाएगा क्योंकि हाइट सेम। तो ऐसे भी समझो मैक्सिमम हाइट किस पर डिपेंड करेगा, यू वाई पर और जी पर। तो जी तो सभी के लिए सेम है। अब एच सभी का सेम है तो यू वाई तो सेम होना चाहिए ना सभी के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यू वाई वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी, वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बी के लिए और वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी सी के लिए इक्वल होगा, जो हमसे फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा था ना, ये फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन। चलो अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ क्या हो। तो सेकंड पार्ट जो आएगा ना, समझ सेकंड पार्ट क्या है, समझो सेकंड पार्ट में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास t इजिकल टू होगा 2u(y) अपॉन जी, यही होगा। अब यहाँ देखो यू वाई सभी के लिए सेम आया था, देख रहे हो ना, ए बी सी के लिए सेम आया था और जी तो कांस्टेंट रहेगा ही, जी में तो कोई चेंज होगा नहीं, कोई वेरिएशन होगा नहीं। और यू वाई सभी के लिए सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे भी देखो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पर डिपेंड करेगा, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यू वाई पर और जी पर। तो जी तो सभी के लिए सेम होगा, बचा यू वाई। यू वाई का रिलेशन हम लोग देखें तो यू वाई का रिलेशन हमने निकाला है, सभी के लिए सेम है। अब टी किस पर डिपेंड कर रहा था, यू आई पर। तो यू आई सभी के लिए सेम है तो टी भी सभी के लिए सेम हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं टी ए इजिकल टू टी बी इजिकल टू टी सी। ये भी रिलेशन हमसे पूछ रहा था कि टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा ए बी सी के लिए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ए बी सी के लिए इक्वल हो। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन वेलोसिटी के बारे में, है ना। अब यहाँ देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी की हम लोग बात करें, ठीक है, प्रोजेक्शन वेलोसिटी और हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो प्रोजेक्शन वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हमारे पास मान लो यू ए यू बी और यू सी, है ना। तो हम लोग देखेंगे क्या आता है, ठीक। अब
यदि हम रेंज की बात करें, रेंज ए, उसी तरह रेंज बी के लिए, उसी तरह रेंज सी के लिए, ना, तो हमारे पास क्या आएगा समझो, ठीक है ना। अब यहाँ जो हमारे पास आया, रेंज किसका ज्यादा है बताओ, ए का ज्यादा है, बी का ज्यादा है, सी का ज्यादा है, बताओ। रेंज हमारे पास आर सी, आर सी क्या है बताओ, आर सी तो ग्रेटर है ना भाई, सबसे ज्यादा किसका है, आर सी का है, इसके बाद किसका है बताओ, इसके बाद जो है आर बी का है, इसके बाद रेंज किसका है, ए का। यानी रेंज जो है वह सी का सबसे ज्यादा होगा। रेंज क्या होता है हमने बताया है, रेंज हम क्या बताए हैं, रेंज बताए हैं कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वही रेंज होगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा वही तो रेंज होगा ना। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस किसका दिख रहा है बताओ, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस दिख रहा है वह दिख रहा है किसका, सी का सबसे ज्यादा है, इसके बाद बी का है, इसके बाद किसका है, ए का है। चलो तो हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं आर सी, है ना, आर बी, आर ए, है ना। अब यहाँ देखो ये तो रिलेशन हमको पता हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेंज इज इक्वल टू जो होगा यू एक्स इंटू टी, यही होगा यू एक्स इंटू टी। तो यहाँ देखो टी तो सभी के लिए सेम हो जाएगा, यानी रेंज जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू एक्स के, रेंज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू एक्स के, हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू एक्स। यू एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं, समझना, कि जिसका रेंज ज्यादा होगा उसका यू एक्स भी ज्यादा होगा, नहीं, यू एक्स भी ज्यादा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना, यू एक्स एट सी ग्रेटर होगा, सबसे ज्यादा सी का रेंज है तो यू एक्स भी ज्यादा होगा। उसी तरह से यू एक्स किसके लिए होगा, बी के लिए, उसी तरह से यू एक्स किसके लिए होगा, ए के लिए होगा। तो एक रिलेशन आ गया, ठीक है ना। और ये जो रिलेशन आया ओरिजेंटल वेलोसिटी का आया, ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ओरिजेंटल कंपोनेंट मतलब एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। लेकिन थर्ड में हमसे पूछ रहा था, थर्ड यहाँ कर लेते हैं ना, थर्ड में हमसे पूछ रहा था, थर्ड में कि प्रोजेक्शन वेलोसिटी बताओ। तो हम लिख सकते हैं यू साइन थीटा इजिकल टू कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं ना। कैसे देखो, यहाँ जो आया यू वाई क्या होता है, यू साइन थीटा होता है ना, यू वाई क्या होगा बताओ, यू साइन थीटा, क्योंकि अगर यू वेलोसिटी से इसको मान लो प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है भाई, तो इधर हो जाएगा यू कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा यू साइन थीटा, यही तो होता है। तो वाई डायरेक्शन में क्या आ गया, यू साइन थीटा, और वाई डायरेक्शन में यू आई जो है सभी के लिए कांस्टेंट है ना। तो हम लोग कह सकते हैं यू साइन थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यू इज इक्वल टू सी या फिर कहें कांस्टेंट अपॉन साइन थीटा, आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको समझना, किसका थीटा ज्यादा है, थीटा ए का ज्यादा है, थीटा ए ग्रेटर होगा, थीटा बी ग्रेटर होगा थीटा से। तो साइन ले लेते हैं क्या, साइन थीटा ए, साइन थीटा बी और साइन थीटा से, यही तो आएगा। अब देखो यहाँ u में और साइन थीटा में इनवर्जली रिलेशन है, तो जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा उसका u कम होगा, प्रोजेक्शन वेलोसिटी कम, ठीक है ना, क्योंकि अपोजिट रिलेशन, जिसका साइन थीटा ज्यादा होगा u कम होगा। तो यहाँ हम लिखे यू ए, यहाँ लिख लिए यू बी, यहाँ लिख लिए यू सी, है ना। अगर हम बात करें तो जिसका इसमें अपोजिट रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि इनवर्जली प्रोपोर्शनल ऐसे आ जाएगा, है ना। देखो यहाँ साइन थीटा, साइन थीटा या फिर कहें साइन थीटा ए सबसे ज्यादा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो सबसे कम होगा, और सबसे कम जो है साइन थीटा सी है, तो इसका वेलोसिटी सबसे ज्यादा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन है। तो देखो प्रोजेक्शन वेलोसिटी में ए रिलेशन आएगा यू ए यू बी यू सी में, है ना। उसी तरह से हमने नेक्स्ट में जो किया है वह जो है हॉरिजेंटल कंपोनेंट वेलोसिटी में ए रिलेशन आएगा। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। एक बार इन चीज़ों को आप अच्छे से देख लो, नोट कर लो, जहाँ डाउट है उसको एक बार और वीडियो को पॉज करके
या फिर रिपीट करके वीडियो को देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बाय द वे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है समझो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड एट एंगल 45 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इट जस्ट क्रॉसेज टॉप पॉइंट ऑफ बिल्डिंग एट 8 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। चलो इसको फिगर से हम लोग समझेंगे, इसका फिगर एक ड्रॉ करते हैं ना भाई। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो कि एक जो है एक टॉप बिल्डिंग है ना, टॉप बिल्डिंग है, और यहाँ से कुछ इस तरह का हमारे पास रहा होगा, ये जो, तो यहाँ थोड़ा डाउन कर लें, बिल्डिंग हमारे पास है ना, ऐसे टच कर, ठीक। और इसका हाइट क्या रहा होगा, h, इसका हाइट हमने क्या मान लिया है, h। बहुत अच्छा। और इसको अपन कुछ वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किए हैं, एंगल थीटा का वैल्यू दिया है 45 डिग्री, ठीक है, एक क्वेश्चन में दिया, ठीक है। टॉप बिल्डिंग एट 8 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यदि यहाँ है तो यहाँ से कितना मीटर, 8 मीटर डिस्टेंस पर ए बिल्डिंग का, बिल्डिंग जो है कहीं 8 मीटर डिस्टेंस पर है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। चलो ठीक है। एंड फॉल 4 मीटर इन अपोजिट साइड, ये जब फॉल करता है यहाँ, है ना, मान लो यहाँ कोई बॉल होगा फॉल करता है, तो ये कितना है, ये है 4 मीटर, ये कितने है बताओ, 4 मीटर है ना, ये है 4 मीटर, बहुत बढ़िया, ये 4 मीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि एच का वैल्यू आप बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि यहाँ से कोई पार्टिकल को या बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, इसमें पार्टिकल की बात का है तो पार्टिकल मान लो, और पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और जस्ट जो है एक बिल्डिंग का हाइट है एच, इसको टच करते हुए पार्टिकल यहाँ जाके ग्राउंड से टकराता है, और यहाँ जो है ना पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से बिल्डिंग के बीच का जो हाइट है, डिस्टेंस है, वो करा 8 मीटर है, और वॉल के अपोजिट में 4 मीटर। तो पूछ रहा है एच का वैल्यू आप बताइए क्या। चलो बहुत सिंपल है, हम लोग ऐसा करते हैं कि y इजिकल टू एक फार्मूला लिखेंगे, और ये हमने बताया था x tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन आर, ध्यान होगा सबको। रेंज के टर्म में हम लोग ट्रेजेक्टरी इक्वेशन जब निकाले थे तो ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया था, वहाँ हमने ड्राइव किया था, ठीक है। तो ये हमको ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें तो हम कह सकते हैं यार x इजिकल टू 8 मीटर, और यहाँ से स्टार्ट हुआ और बॉल कहीं या फिर कहीं पार्टिकल यहाँ जाके कोलाइड करता है, तो इनिशियल टू फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वह रेंज कहलाता है। तो रेंज का जो वैल्यू आ जाएगा भाई कितना, 8 + 4 यानी 12 मीटर, ठीक है ना। चलो अभी सबका वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। सबका वैल्यू कहाँ रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन से देख लो क्या आता है, y की जगह पर h रख लेते हैं, इसका हाइट h है भाई, h रख लिया, और x के पोजीशन पर 8 रखना होगा, हम 8 रखते हैं, 8 और 10, और एंगल है भाई 45 डिग्री, 45 डिग्री रखेंगे, 1 माइनस 8/12 ऐसे रखें। तो ये तो 8 रहेगा रहेगा, और 10 45 तो का वैल्यू 1 होता है, और हो जाएगा 1 माइनस 8/12। इसको सॉल्व करें 8 इंटू, और ये आएगा 12 माइनस 8 यानी 4/12 है ना। तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स यानी 8/3 मीटर। एच का जो वैल्यू आएगा इस केस में कितना आ जाएगा बताओ, 8/3 मीटर के बराबर, ठीक है ना, 8/3 मीटर। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग एच का वैल्यू कैलकुलेट किए। अब हम लोग इसको एक फार्मूला से याद कर सकते हैं, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। डायरेक्टली देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट याद कर लेंगे कि यहाँ से किसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करें, कोई बॉल को प्रोजेक्ट किया, और यू स्पीड से, यू वेलोसिटी, इसका एंगल जो है थीटा है, और यहाँ हाइट जो है ना, हाइट जो है किसी वॉल का, इसको अपन एच मान लेते हैं, एच यहाँ दिया हुआ है ना, एच दिया हुआ, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है भाई हम मान लेते हैं ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वह बी। इस केस में हम लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं एच इजिकल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन थीटा, है ना। ये डायरेक्ट फार्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, जैसे देखो अभी जो क्वेश्चन हमने किया है उस पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एच इजिकल टू
ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 क्वेश्चन में, और बी का वैल्यू दिया है 4 अपॉन ए प्लस बी, यानी 8 प्लस 4 और 10 45 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन, है ना। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 32/12, है ना, 32/12, ठीक है। और ये हो जाएगा 1045 1, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8/3 मीटर एच का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग एच का वैल्यू डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हमको ध्यान रखना होगा, और ये रिजल्ट ध्यान रहेगा तो हम डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज हमने ट्रेजेक्ट्री क्वेश्चन जो अभी हमने बताया था, देखो ये जो फर्स्ट है इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ कैलकुलेट करके हमने दिखाया। तो यहाँ तक हम समझते हैं, सबको समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार नोट कर लो, फिर हम लोग आगे की बात करते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड and range of projectile change with respect to time of flight as relation r is equal to 5t square. Find out projection angle हमसे पूछ रहा है, h max पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है और रेंज पूछ रहा है। बहुत बढ़िया, देखो कैसे करते हैं। हमारे पास क्या करना होता है, देखो यहाँ देखो बहुत सिंपल है। अगर हमको दिया हुआ है r इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, ठीक है ना, t जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है और r जो है रेंज। अगर हम रेंज का फार्मूला देखें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ux इंटू टी। डिस्टेंस हॉरिजेंटल डायरेक्शन का निकालना हो, रेंज क्या है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो स्पीड के हैं या वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में है ux, नहीं, और टाइम की जगह हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट रखते हैं टी, तो हमारा रेंज आ जाता है। रेंज के फार्मूला में हमने बताया, इसको आप देख लेना। यहाँ जो आ जाएगा 5t स्क्वायर, तो t और t तो भाई कैंसिल ही हो जाएगा, तो ux इज इक्वल टू आ जाएगा 5t। अब t का वैल्यू रख लेते हैं, तो होता है 2uy अपॉन g, ठीक है ना। g का वैल्यू 10 होता है, तो 10 अब 5 इंटू 2 10 ही आएगा, तो आ जाएगा ux इज इक्वल टू uy। एक रिलेशन आ गया, ux इज इक्वल टू uy। ux का मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, और uy का मतलब हुआ इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में। तो हम यहाँ जानते हैं x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होता है भाई u cos थीटा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होता है u sin थीटा। u और u तो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। तो cos को इधर लेके जाओ तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसको अपन लिखते हैं tan थीटा। क्या लिखेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू 1 आ गया, और tan थीटा 1 आने का मतलब कितना एंगल होगा, तो 1 जो होता है tan 45 का एंगल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45 डिग्री इजकल टू 1 इजकल टू tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या कैलकुलेट होके आ गया 45 डिग्री, और यही तो है प्रोजेक्शन एंगल, यही है प्रोजेक्शन एंगल। तो क्वेश्चन का ये पार्ट में हमसे पूछ रहा था कि प्रोजेक्शन एंगल क्या होगा, क्वेश्चन के ये पार्ट में प्रोजेक्शन एंगल आएगा थीटा इजकल टू 45 डिग्री। हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ गया। भाई नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, सेकेंड में हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट आप बताओ। चलो मैक्सिमम हाइट की हम लोग बात करेंगे बी पार्ट में। तो मैक्सिमम हाइट क्या होता है बताओ, मैक्सिमम हाइट होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है फार्मूला। तो यू स्क्वायर, तो यू का वैल्यू कुछ दिया है, क्या दिया है देख लेते हैं अपन ना। कह रहा है स्पीड दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो यू का वैल्यू हमको दिया हुआ है, हम यहाँ रखेंगे 20 का स्क्वायर और साइन 45 डिग्री, थीटा का वैल्यू 45 निकाले हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 रखेंगे भाई, ये हो जाएगा 400 इंटू साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड बाई 20, ठीक है ना। तो हो जाएगा 400 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 20, तो 0 0 कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारे पास 20, और फिर ये कैंसिल होकर आ जाएगा 10 मीटर। इस तरह से हमको देखा जाए तो ये 10 मीटर आएगा एच मैक्सिमम का वैल्यू, यानी मैक्सिमम हाइट जो आएगा इस केस में 10 मीटर आएगा। चलो अगला हम बात करते हैं, और ये जो हमारे पास है समझना, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वह क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है हमसे, टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट की हम बात करें तो टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन जी, है ना भाई। तो 2u का वैल्यू हो जाएगा 20 और साइन
45 डिग्री अपॉन 10। तो भाई ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 2 इंटू टू है ना, और साइन 45 1/√2, ये कैंसिल होकर √2 टाइम्स आएगा, तो आएगा 2√2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2√2 सेकेंड। ये जो है सी पार्ट है ना, क्वेश्चन का सी पार्ट का आंसर है ना। चलो नेक्स्ट में हमारे पास क्या पूछ रहा है, डी पार्ट में कि रेंज बताइए क्या होगा, है ना। अब हम लोग रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज हमारे पास क्या आता है देखो, तो रेंज का फार्मूला डी पार्ट में देख लेते हैं कि रेंज का क्या आएगा। तो डी पार्ट में आर इजिकल टू जो होता है वो क्या होता है बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना भाई। यू का वैल्यू 20 के स्क्वायर और साइन 2 इंटू 45 डिग्री है ना, और डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ रख लेते हैं वैल्यू कुछ, यहाँ हो जाएगा 400 है ना, और यहाँ साइन 45 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो भाई ये तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाता है 40 मीटर। तो रेंज का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 40 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो हम क्या देख लिए, मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिया हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाल लिया, और रेंज भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट थे ये सब हमने कैलकुलेट कर लिए। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट क्या हमारे पास, चलो तो नेक्स्ट में है कि कह रहा है प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं। इससे पहले हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वह प्रोजेक्टाइल मोशन था, बट हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन कर रहे थे। जैसे मान लो एक ग्राउंड है, यहाँ से पार्टिकल का प्रोजेक्ट कर दिया फिर ग्राउंड पर आ गया, है ना। ये ग्राउंड है फिर प्रोजेक्ट किया ग्राउंड पर आया, ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें कई केसेस हमने देख लिए है ना, और कई तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। हमें उम्मीद है यहाँ तक सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्टाइल फ्रॉम टावर, मतलब एक टावर इस तरह का है भाई, है ना, और इस पर कोई एक पार्टिकल कोई बॉल टाइप रख दो और यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से प्रोजेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल के पैरेलल में प्रोजेक्ट कर दें, देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल ऐसे प्रोजेक्ट कर दें पार्टिकल। दूसरा हो सकता है कि यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट करें, एकदम बिल्कुल डाउनवर्ड ऐसे। तीसरा हो सकता है कि हम लोग कहीं ऐसे प्रोजेक्ट करें, ऐसे, है ना, यहाँ से इस डायरेक्शन, ना ही हॉरिजॉन्टल में और ना ही जो है वर्टिकल, बल्कि कुछ प्लेन में इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें। तो वो हम लोग फिगर के साथ देखते जाएंगे तो वो चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहला केस हम लोग जो देख रहे हैं प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली जो हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो क्या कंडीशंस आते हैं, ये सब हम लोग को देखना है। चलो देखते हैं क्या हो सकता है भाई इसमें, है ना। इसमें क्या है समझना कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई टावर है ना भाई, ये टावर हमने ले लिया, है ना। अब यहाँ टावर पर कोई एक बॉल रख दिया अपन, है ना, कोई बॉल रख दी, और टावर की कुछ हाइट होगी, हमने इसको एच मान लिया। क्या मान लिया, एच। बहुत बढ़िया, एच हमने मान लिया। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया यू वेलोसिटी से, ठीक है ना। तो हमने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया होगा, तो क्या बॉल इस डायरेक्शन में गया होगा सीधे, नहीं, ऐसा नहीं है। बॉल जो है वह जी का इफेक्ट इस पर लगेगा और बॉल कुछ इस तरह से मूव करते हुए यहाँ आया, है ना, यहाँ आया। तो बॉल यहाँ तो हमने प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी से आ गया यहाँ, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इसमें जो एक्सिस लेना है वो ध्यान रखना है कि इधर जो लेंगे अपन एक्स एक्सिस और इधर जो लेंगे वाई एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स डायरेक्शन में मोशन देखते हैं इसका, फिर वाई डायरेक्शन में मोशन देखते हैं क्या आता है। हम यहाँ लिखेंगे मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, है ना भाई। एक्स एक्सिस में हम लोग देख लेते हैं क्या। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें यू आएगा, हमने एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी यू आएगा। लेकिन जब पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो जी जो एक्ट कर रहा था बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, यानी वाई एक्सिस में तो फोर्स लगेगा, एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसलिए एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो होगा वह तो 0 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि देखो पार्टिकल को हमने स्पीड दिया है एक्स डायरेक्शन, ठीक है ना। एक्स डायरेक्शन में हमने क्या दिया है, स्पीड दिया है। इधर फोर्स नहीं लग रहा है भाई, फोर्स लगेगा वाई डायरेक्शन में। कौन फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी। ग्रेविटी इस पर लग रहा होगा ना, उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। तो एक्सेलरेशन मतलब कह सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। चलो
एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना। अब अगर हम Vx की बात करें, अब Vx क्या है, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t समय के बाद x डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होता है, इनिशियल तो हमको पता है, फार्मूला होता है ax इंटू टी, है ना भाई। तो u तो रहेगा x डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी u, x का वैल्यू तो 0 i इंटू टी, तो भाई Vx का वैल्यू क्या आ जाता है 0, अरे सॉरी u ना, Vx का वैल्यू जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा u, Vx का वैल्यू आ जाएगा u, ठीक है। यानी x डायरेक्शन में t समय बाद भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे पहले वाले प्रोजेक्टाइल में हो रहा था। याद है कुछ, जब ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्ट कर रहे थे तो x डायरेक्शन में क्या आ रहा था u cos थीटा, और u cos थीटा में कोई चेंज नहीं हो रहा था। उसी तरह से अगर x डायरेक्शन में हम u वेलोसिटी दिए हैं तो इसमें u में कोई चेंज नहीं आएगा, x डायरेक्शन में वेलोसिटी सेम रहेगा और वह u के बराबर होगा। चलो ठीक है, अगर हम x की बात करें, है ना, तो x इजिकल टू क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना, अलग अलग पॉइंट्स थोड़ा इंडिकेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अब हम लोग यहाँ जो बात करने वाले हैं वह जो है x के बारे में बात करेंगे। x इजिकल टू क्या होता है फार्मूला, यू टी यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। चलो बहुत बढ़िया, तो यहाँ लिखेंगे x इजिकल टू यू एक्स के जगह तो आ जाएगा u आई इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस हाफ x का वैल्यू तो 0 इंटू टी स्क्वायर, तो भाई देखो ये टर्म तो 0 ही हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं कि x इजिकल टू आ जाएगा यू टी, है ना, x इजिकल टू यू टी, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी u, इनिशियल भी फाइनल भी, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया u इंटू टी। चलो अब ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि देखो यहाँ हम लोग बात करेंगे मोशन अलोंग, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं मोशन अलोंग y एक्सिस, मोशन अलोंग y एक्सिस, है ना भाई। तो मोशन अलोंग y एक्सिस की हम बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u y का वैल्यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों 0 होगा, क्योंकि देखो y डायरेक्शन में हमने बॉल को या पार्टिकल को कोई वेलोसिटी नहीं दिया है, हमने वेलोसिटी दिया है ना x डायरेक्शन में दिया हुआ, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिए हैं, इसलिए y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा। बहुत अच्छा, अच्छा चलो अब हम लोग बात करेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो माइनस जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि y डायरेक्शन में जी तो एक्ट करेगा, ठीक है भाई। चलो बहुत अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि वी वाई की बात करें तो यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो भाई देखो यू वाई तो 0 हो जाएगा, ए वाई की जगह माइनस जी इंटू टी, तो वी वाई जो आ जाएगा वो आएगा माइनस जी टी, आ जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वी वाई आ गया माइनस जी टी। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो बताओ। चल बहुत अच्छा, नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं अब डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे, है ना, कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। चलो देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो यहाँ देखो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो y इजिकल टू होता है यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। यू वाई तो भाई 0 इंटू टी हो जाएगा और प्लस हाफ ए की जगह हो जाएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, है ना भाई। तो y का वैल्यू कितना जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो y डायरेक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं उसमें हम लोग बात करेंगे कि अगर हम कहें कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में कि अगर वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, है ना भाई। अब यहाँ देखो वेलोसिटी क्या होगा और पोजीशन क्या होगा पार्टिकल का, ये हम देखेंगे। तो यहाँ जो हमारे पास था इस फिगर को अगर हम अगेन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का दिखेगा, ध्यान देना, ठीक है ना। ये कुछ इस डायरेक्शन में हमने प्रोजेक्ट किया है और यहाँ आता है, तो जब यहाँ आता है ना तो क्या होगा कि टी समय बाद पार्टिकल कहीं यहाँ हो, धीरे ऐसे तो हमने प्रोजेक्ट किया ही वेलोसिटी से, बट ये कुछ इस पाथ को फॉलो करेगा तो कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। तो यहाँ आएगा तो यहाँ इसका वेलोसिटी कुछ इधर होगा वी नेट, और पोजीशन इसका क्या होगा वही हमको निकालना। तो वी नेट यदि हम लिखें इस केस में तो क्या आ जाएगा यू एक्स इंटू आई और यू आई इंटू जी, है ना, सॉरी वी एक्स हम यहाँ लिखेंगे वी एक्स इंटू आई प्लस वी वाई इंटू जी, है ना। तो हमारे पास वी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है, वी एक्स का वैल्यू आया है यू, वी वाई का वैल्यू हमने अभी निकाला है प्लस
माइनस ऑफ जी टी आई इंटू जे, है ना। तो हम यहाँ वी नेट ऐसे लिख सकते हैं इसको, वी नेट यही आ जाएगा यू आई आई इंटू प्लस माइनस ऑफ जी टी इंटू जे, ठीक है ना। हमने यहाँ भी नेट कैसे लिखा, अरे भाई सिंपल है ना, टी समय बाद पार्टिकल कहीं यहाँ आ गया होगा, तो यहाँ जब आया होगा तो इसके दो वेलोसिटी होंगे, एक तो एक्स डायरेक्शन में और दूसरा वाई डायरेक्शन। तो नेट वेलोसिटी लिखना हो तो एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन के वेलोसिटी को ऐड कर दो, तो हमने वही लिखा है वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, तो यू आई प्लस माइनस ऑफ जी टी इंटू जी। चल बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करते हैं समझना, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, अब हम लोग पोजीशन की बात कर ले, तो पोजीशन जो आएगा आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, आर इजिकल टू आ जाएगा एक्स इंटू आई प्लस वाई इंटू जी, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि आर को लिख सकते हैं, एक्स का वैल्यू हमने निकाला अभी यू टी इंटू आई, प्लस वाई का वैल्यू देखो अभी यहाँ निकाले हैं माइनस हाफ जे टी स्क्वायर आई इंटू जी, है ना। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ पार्टिकल भी हम लोग निकाल सकते हैं, टी समय के बाद पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। तो जब पार्टिकल का पोजीशन टी समय बाद निकालना हो तो क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया है और वाई डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको नेट पोजीशन पता हो जाएगा। इसीलिए हमने लिखा एक्स आई यानी एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और वाई जे मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, सॉरी वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, दोनों को ऐड कर दिया तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमको पता होगा। कभी कभी ऐसा भी कर सकता है कि नेट डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताइए, बड़ा सिंपल है। जब भी इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम कई बार इस पर क्वेश्चन कर चुके हैं, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है और फिर जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करना है। आई कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे तो हमको इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। उसी तरह से हम वेलोसिटी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं भाई। देखो आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर और जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे तो हमको वेलोसिटी का जो है मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम लोग जो नेक्स्ट में बात करने वाले हैं, ठीक है, वो नेक्स्ट में बात करेंगे वह है ट्रेजेक्टरी मोशन के बारे में। ट्रेजेक्टरी मोशन, सॉरी ट्रेजेक्टरी इक्वेशन, है ना, कि इस ट्रेजेक्टरी इक्वेशन क्या होगा इस केस में। चलो तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है, क्या जानते हैं, y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो रिलेशन होता है। y इज इक्वल टू अभी हमने निकाला है माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t का वैल्यू हमको रखना है, t का वैल्यू हम कहाँ से रख सकते हैं समझना, तो t का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ से, देखो t का वैल्यू रख सकते हैं x अपॉन यू, है ना। तो हम यहाँ रख लेंगे y इज इक्वल टू माइनस हाफ जी एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। तो हमारे पास y जो आ जाएगा हो जाएगा 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, है ना। ये रिलेशन आ जाएगा। यहाँ क्या है समझो, यहाँ क्या है, यह जो इक्वेशन आया यह कुछ किस फॉर्म में दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है, आगे हम लोग देख लेते हैं ना, ये हमको दिख रहा है y इक्वल टू माइनस हाफ, है ना, जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू माइनस डी एक्स स्क्वायर। और ये जो इक्वेशन होता है इक्वेशन ऑफ पाराबोला, है ना, इक्वेशन ऑफ पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, है ना, डाउनवर्ड। तो इक्वेशन ऑफ पाराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड होगा। तो ये जो पाथ आया इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं। ये जो हमारे पास पाथ आया देख रहे हो ना बात, यहाँ से हमने बॉल या पार्टिकल को जो इधर प्रोजेक्ट किया है वह इस डायरेक्शन में नहीं जाके कुछ इस पाथ को फॉलो कर रहा है, नहीं, हमें इस पाथ जो फॉलो कर रहा है ये पाथ क्या होगा ये पता करना था। क्या है, सर्कुलर का पार्ट है, इलिप्स का पार्ट है या पाराबोला का पार्ट है। तो यहाँ से हमको निकल गया, क्या निकल गया, देखो यहाँ से एक ये मैथमेटिक्स हमको शो कर दिया कि ये जो इक्वेशन आया वह इस पाथ का जो इक्वेशन आया यह पाराबोला का इक्वेशन आया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पाथ है यह पाराबोलिक है और ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो ये पाथ जो आएगा, ध्यान रखना, ये पाथ जो है पाराबोलिक है, आगे पीछे हम देख ले तो ये पाथ जो है पाराबोलिक पाथ है, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे और वह बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, चलो तो हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, कई क्वेश्चन भी किए हैं, डिफिनीशन वही है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जहां से भी आप प्रोजेक्ट करो। चलो यहाँ से हमने
जो बॉल को प्रोजेक्ट किया है ना, एच हाइट है हमारे पास, है ना, एच हाइट, बॉल को जो हमने प्रोजेक्ट किया है, तो यहाँ से कहीं बॉल यहाँ आ गया, तो देखो ये है इनिशियल पॉइंट, हम मान लें ए और इसको मान लें फाइनल पॉइंट बी, ठीक है ना। तो ए से बी तक, मतलब इनिशियल पॉइंट से ये फाइनल पॉइंट तक आने में जो टाइम टेक करता है वही टाइम कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। हमने टाइम ऑफ फ्लाइट का एक और डिफिनेशन बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जितने देर तक कोई भी पार्टिकल, कोई भी प्रोजेक्टाइल एयर में रहता है उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ से बॉल कहीं यहाँ पहुंच रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक तो एयर में ही रहता है भाई, तो जितने समय तक एयर में रहा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। याद हो गया होगा आप लोगों को बाय द वे। तो यहाँ से यहाँ तक, मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम लगता है टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। चलो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे कि अगर हम देखें तो अभी अभी हमने एक रिलेशन निकाला था y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना, रिलेशन निकाला। तो जब ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया तो y डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, ठीक है ना। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे लेना है ये समझना, ऐसा नहीं करना है कि यहां से इस पॉइंट को मिला दिया डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा नहीं करना। रिफरेंस क्या लेना है, ग्राउंड का, है ना। तो अगर ये कहीं एक टावर पर रखा हुआ है, ठीक है ना, और टावर से ग्राउंड पर आ गया, किसी हाइट पर रखा हुआ है बॉल, यहां से कहाँ आ गया, ग्राउंड पर आ गया, तो अब हमको देखना होगा वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया, देख रहे हो, वाई डायरेक्शन में एच हाइट कवर किया, है ना, एच हाइट कवर किया। तो हम यहाँ वाई की जगह माइनस एच रखेंगे, इधर निगेटिव लेंगे माइनस एच, और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसको अगर हम देखें तो इसको 2 से माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हो जाएगा 2h इजिकल टू जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से हम टी स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं 2h अपॉन जी। तो टी का वैल्यू हमको पता हो जाएगा 2h अपॉन जी का रूट आ जाएगा। ये ध्यान रखना भाई, इस केस में ये आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता हो गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट टी का जो वैल्यू आया वो 2h अपॉन जी के रूट टी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब हमको बात करना है रेंज के बारे में, है ना। तो चलो हम लोग बात करते हैं रेंज के बारे में, है ना। रेंज क्या होता है, तो चलो रेंज इजिकल टू क्या होगा समझना। तो हमने लिख लिया रेंज, है ना। तो यहाँ जो पार्टिकल है, देखो यहाँ जो जो बॉल है, और ये हाइट क्या है इसका h, अभी हमने दिखाया सेम फिगर है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और ये कहीं यहाँ आके बॉल गिरता, हमने यू वेलोसिटी दिया था, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होगा वही तो रेंज होगा। रेंज पर हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी कर लिया, और इससे पहले रेंज के बारे में हमने डिस्कस भी किया। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही तो रेंज होगा। तो हम लोग रेंज इजिकल टू लिखेंगे, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्पीड है यू आई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट टी। तो यू और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी निकाले हैं 2h अपॉन जी का रूट यही आ जाएगा, तो रेंज का यही वैल्यू आ जाएगा, है ना। रेंज आ जाएगा u इंटू रूट 2h अपॉन जी। क्लियर है। चलो अब हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। अब बात करते हैं वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है ना, बॉटम पॉइंट। बॉटम पॉइंट पर क्या वेलोसिटी होगा इसको हम लोग देख लेते हैं, है ना। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, अगर हम देखें, है ना, ये हमारे पास जो टावर है ना भाई, ये टावर है, और इसकी हाइट जो है h है, बहुत बढ़िया, है ना। और यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया है, और यहाँ तो u वेलोसिटी दिया हुआ है, लेकिन ये ग्राउंड से टकराएगा इस पॉइंट पर, तो बॉटम हो गया, और ये बॉटम पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पर हमको वेलोसिटी निकालना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, अगर हम इसको, ये तो थोड़ा सा कर्व की तरफ आएगा ऐसे, है ना। तो हम यहाँ देखें, है ना, हम यहाँ देखें, समझना है, ये जो आएगा, ये जो वेलोसिटी होगा v नेट, इसके दो कंपोनेंट आएंगे v y, और इधर क्या हो जाएगा vx, ठीक है ना, vx और vy, और ये हमारा कर्व है ना। और ये अब यहाँ देखो बहुत सिंपल है, यहाँ जो आया ना हमारे पास vx, तो vx स्क्वायर इजिकल टू लिख सकते हैं ux स्क्वायर प्लस 2x आई इंटू एस एक्स, डायरेक्शन में डिस्टेंस। चलो अब यहाँ लिखते हैं vx स्क्वायर और ux, यहाँ इसको हम लोग लिखें, ठीक है ना। तो vx स्क्वायर इजिकल टू ux, तो u हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस 2 ax 0
आई इंटू एस एक्स, तो ए टर्म तो जीरो हो जाएगा भाई, है ना। तो वी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, यू, ठीक है ना। यानी बॉटम पर देखो, बॉटम पर जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा वह यू के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल। चलो अब उसी तरह से हम लोग वाई डायरेक्शन में निकाल लेते हैं बॉटम पर। चलो देखते हैं वाई डायरेक्शन में क्या आता है। तो हम यहाँ लिखेंगे वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay आई इंटू एस वाई, है ना। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ देखो वी वाई स्क्वायर, यू वाई तो जीरो है भाई, प्लस 2, ए की जगह हो जाएगा माइनस जी, और वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया माइनस एच, है ना भाई। तो हमारे पास हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इजकल टू 2gh। तो वी वाई का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2gh के रूट के इक्वल। क्लियर। तो वी है तो बॉटम की बात करें, वी मतलब बॉटम, तो हम लिख सकते हैं u इंटू आई, मतलब x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में 2gh का रूट का j। देख लो भाई यही आएगा, है ना, वेलोसिटी एट बॉटम। इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी एट बॉटम, ठीक है ना। बॉटम पर जो वेलोसिटी आएगा यू आई प्लस रूट 2gh का इंटू जे, यानी y डायरेक्शन में x डायरेक्शन में को ऐड करेंगे तो बॉटम पर नेट वेलोसिटी हमको पता हो जाएगा। चलो ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर हम बात करें एक और टर्म आएगा, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में लिखेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एट बॉटम, ठीक है भाई। बॉटम पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की जगह हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ देख लेते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, तो यहाँ क्या है, एक बॉल हमने रखा है और बॉल को हमने प्रोजेक्ट किया ऐसे, है ना, और ये जो हमारे पास यू था इस डायरेक्शन में यहाँ है, तो ये जो एंगल बनेगा, है ना, ये जो वी का, ये मान लेते हैं अल्फा है ना, ये अल्फा। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे वी के, पहला तो आएगा भाई जिसके साथ एंगल बना रहा है वी एक्स, और एक इसके परपेंडिकुलर आएगा वी वाई, एक्स डायरेक्शन में आएगा और वाई डायरेक्शन में आएगा। तो यदि हमको अल्फा निकालना हो टेन अल्फा, तो टेन अल्फा क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इस फिगर को यहाँ लिखें तो कुछ इस तरह का सिचुएशन दिख रहा होगा हमको, ठीक है ना। ये हो जाएगा वी एक्स, और यहाँ लिख लेते हैं इसको वी वाई, और ये जो है हमारे पास है वी नेट, देख रहे हो ना भाई, ये वी नेट है, और ये एंगल कहीं अल्फा है, ठीक है ना। तो यदि हमको निकालना हो तो हम लिखेंगे टेन अल्फा इजिकल टू वी वाई अपॉन वी एक्स, है ना। तो ये आ जाएगा हमारे पास वी वाई अपॉन वी एक्स। अब वी वाई बॉटम पॉइंट पर हम निकाल रहे हैं तो वी वाई हमको पता है, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे वी वाई। तो टेन अल्फा के लिए हम लोग लिख सकते हैं टेन अल्फा इजिकल टू वी वाई को क्या लिख सकते हैं बता, वी वाई को लिख सकते हैं रूट 2gh लिख सकते हैं अपॉन, और ये हो जाएगा यू ना, ये आ जाएगा, ये ध्यान रखना, अल्फा यहाँ निकाल सकते हैं टेन इनवर्स रूट 2gh अपॉन ये हमारे पास आ जाएगा एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है ना, एट बॉटम पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, हम लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन एट बॉटम, एट बॉटम है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन एट बॉटम with respect to, with respect to point of projection ना, point of projection। देखो एलिवेशन एंगल कैसे निकालें ना, अब इसको देखो, जैसे मान लो कि यहाँ जो हमारे पास टावर है ना, ये जो टावर है, ठीक है भाई, और यहाँ से बॉल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया यू,
और ए कुछ इस पॉइंट पहुंच गया ना, तो ये जो हमारे पास आएगा, ध्यान देना, एंगल ऑफ एलिवेशन ए आएगा। थोड़ा सा इसको सही करेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये जो आएगा, थोड़ा सीधा बनाएंगे, बहुत सिंपल है ना। ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं बीटा। क्या मान लिया? बीटा। ये हाइट तो हमें पता है एच, और ये कितना है? आर, है ना भाई, ये आर। तो टेन बीटा हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? बीटा। तो बीटा बनेगा तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं टेन बीटा इजिकल टू, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एच अपॉन आर, है ना भाई, एच अपॉन आर। तो बीटा इजिकल टू क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एच अपॉन आर। तो यहाँ से हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, और ये जो है इसका बॉटम पॉइंट है। तो जो एंगल ये दोनों के बीच बनेगा वही एंगल कहलाएगा एक्स के साथ। एक्स के साथ जो एंगल बनेगा वही कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको हमने बीटा से डिनोट किया है, तो बीटा का ये वैल्यू आ जाएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में, देखो बहुत सिंपल है कि हम लोग एक कंडीशन देखते हैं नोट में, है ना, बड़ा सिंपल है। अब यहाँ देखो, हमने क्या किया कि एक हाइट ले लिया, है ना भाई, एक हाइट ले ली, ठीक है, और यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, एक दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया, और एक तीसरे बॉल को सेम हाइट से नीचे। ये हो जाएगा U1, ये हो जाएगा U2, हो जाएगा U3, है ना, ऐसे। तो अब हमारे पास क्या है, देखो कि ये कहीं यहाँ आके स्ट्राइक करता है, ये कहीं यहाँ आके स्ट्राइक करता है ना, और ये कहीं यहाँ आके स्ट्राइक ना। तो इस केस में अगर देखा जाए, है ना, ये जो है फर्स्ट, और ये जो है सेकंड है, और ये है थर्ड। ठीक है, ऐसे समझ। तो अगर हम लोग देखें, हमको इसमें निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट, तीनों तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन है। ठीक, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, और इसका हाइट मान लेते हैं एच है। क्या है भाई? एच। क्वेश्चन का सिचुएशन समझ में आया होगा। तीन बॉल हम लोग लेते हैं, एक बॉल को डायरेक्ट यहाँ से रिलीज कर दिया, दूसरे बॉल को U2 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट किया, जो कहीं इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ के कोलिजन करता है। थर्ड को U3 वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल में प्रोजेक्ट कर दिया, और ये कहीं इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ के कोलिजन करता है। तो इस केस में तीनों के टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या रिलेशन होगा? तो बड़ा सिंपल है, इसको हम लोग देखते हैं। पहला तो हमारे पास आएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टाइम ऑफ फ्लाइट सभी के लिए इक्वल हो जाएगा, है ना, T2 T3, है ना, ये हो जाएगा 2h अपॉन जी का रूट। एच सभी के लिए सेम है, ध्यान रखना, एच सभी के लिए सेम है, जी सभी के लिए सेम है। तो फार्मूला अभी हमने पढ़ा है कि एच हाइट से किसी भी पार्टिकल का आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस केस में टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू जो होता है वह 2h अपॉन जी के बराबर होता है। तो यहाँ एच सभी के लिए सेम है, इसलिए टाइम ऑफ फ्लाइट तो सेम हो जाएगा। चलो ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट में हम लोग जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट में जब टाइम ऑफ फ्लाइट हमको पता हो गया, तो आप अगले में देखेंगे कि हम लोग का यू में क्या रिलेशन आता है। ठीक है ना, यू में क्या रिलेशन आता है देखते हैं। अब देखो, यू में रिलेशन हमको पता करना है, तो हम लोगों को पहले रेंज पता करना पड़ेगा, है ना, कि रेंज क्या आता है सभी का। तो रेंज क्या आया बताओ, तो हम लोग देखेंगे यहाँ देख लेते हैं। ये जो रेंज सबसे ज्यादा किसका है? थर्ड का है, फिर सेकंड का है, फिर फर्स्ट का, है ना। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि रेंज जो है वह थर्ड का सबसे ज्यादा है, फिर सेकंड का है, फिर फर्स्ट का है ना। तो रेंज को यदि हम लिखें तो एक रिलेशन आ गया। अगर रेंज को हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं भाई, देखो ux इंटू टी ग्रेटर देन ux, ये थर्ड के लिए भाई, है ना। उसी तरह से ux इंटू टी ये किसके लिए? सेकंड के लिए। उसी तरह से ux इंटू टी ये किसके लिए? फर्स्ट के लिए। रेंज का तो ही फार्मूला होता है। अब टी क्या सभी के लिए सेम है? टी तो सभी के लिए सेम है, ठीक है ना, तो टी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ux थर्ड के लिए हम लोग लिखे हैं u3, है ना, सेकंड के लिए ux है u2, और थर्ड के लिए ux क्या है? ux है u1,
और ए तो 0 के बराबर, तो ये रिलेशन आ जाएगा, है ना, रिलीज किए तो ये रिलेशन। तो रेंज में ये रिलेशन होगा, जो तो फिगर से ही पता चल रहा है। रिलेशन हमको इनिशियल वेलोसिटी में पता चल गया कि किसका ज्यादा होगा, तो u3 ग्रेटर होगा u2 से, सबसे कम जो है u1 होगा जो 0 के बराबर, ठीक है ना। अब चलो, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं नेक्स्ट में वी वाई की बात करेंगे, है ना, कि वाई डायरेक्शन में क्या हो। तो वाई डायरेक्शन में हम लोग देखें तो इसको हम लोग कुछ पॉइंट वाइज लिख लें तो ज़्यादा क्लियर, हमने फार्मूला क्या बताया था, हम फिर से इसको लिख लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, वेलोसिटी एट बॉटम पॉइंट, वेलोसिटी एट बॉटम, है ना, समझना, बॉटम पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा, समझो क्या आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे वी बी इज इक्वल टू यू आई प्लस 2gh का रूट इंटू जे। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, आई का कोफिशिएंट मतलब यू स्क्वायर प्लस 2gh के रूट का होल स्क्वायर का रूट, ही आ जाएगा ना भाई, आ जाएगा यू स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, 2gh ये आ जाएगा। तो वी बी का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा ना, यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्लियर। अब हम बात करें फर्स्ट के लिए, तो फर्स्ट के लिए वी बी वन, है ना, तो वी बी वन तो यू तो 0 है, वी बी वन के लिए देखो, यू जो है, ये जो है यू वन, ये तो 0 है ना, क्योंकि यहाँ से रिलीज कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इस केस में तो आ जाएगा 2gh का रूट, ठीक है ना। उसी तरह वी बी टू लिखे तो हो जाएगा यू टू स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। चलो उसी तरह से हम वी बी थ्री लिखें तो क्या आ जाएगा बताओ, यू थ्री स्क्वायर प्लस 2gh का रूट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि वी बी वन, वी बी टू और वी बी थ्री भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, जो हमने किया है, ठीक है। ये आया यू वन स्क्वायर, यहाँ यू वन तो 0 है, तो ये तो यू वन लिख ले, तो यू वन तो 0 है, तो उस केस में ये टर्म 0 हो जाएगा, 2gh यू टू स्क्वायर प्लस 2gh यू थ्री स्क्वायर प्लस 2gh। तो हम समझते हैं यहाँ तक सबको समझ में आया होगा, एक बार इसको नोट कर लो आप, है ना, फिर आगे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ हम लोग जो बात कर रहे थे, अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें, ठीक है ना, वेलोसिटी की देखो वी थ्री, है ना, हाँ, इज ग्रेटर देन वी टू इज ग्रेटर देन, वेलोसिटी तो ये आ जाएगा ना भाई, वेलोसिटी एट टाइम, वेलोसिटी का भी का मतलब क्या होगा, टी समय के बाद वेलोसिटी इतना हो। उसी तरह से हम लोग बात करेंगे एंड वी वाई थर्ड के लिए, वी वाई सेकेंड के लिए, अब वी वाई फर्स्ट के लिए, और ये इक्वल हो जाएगा 2gh के, ना, वाई डायरेक्शन में हमने अभी निकाला है, सभी के लिए इक्वल होगा विच इज इक्वल टू 2gh। अब हम लोग नोट के सेकंड पॉइंट में चाहें तो कुछ ऐसे कर सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना, नोट का हम बी पॉइंट लिख लेते हैं, नोट का, है ना। बी पॉइंट में क्या है, एक टावर हमने ले लिया, ठीक है ना, इस टावर पर एक मैन है, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट करता है कुछ ही वेलोसिटी से, है ना। यहाँ भी एक टावर है ना, और यहाँ भी एक मैन है। अब ये जो है बॉल इसको कैच करता है, इसके पास है, तो u का वैल्यू हमको निकालना है, और ये जो डिस्टेंस है x, और ये जो डिस्टेंस है h1 टावर का, है ना, टावर का जो है हाइट क्या है h1, और ये टावर का हाइट है h2, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है कि कितना वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेगा जिससे कि ये बॉल, ये जो सेकेंड टावर पर मैन है कैच कर ले, बॉल को सेकेंड टावर पर जो मैन है वो क्या करेगा, कैच कर ले। कैसे करते हैं देखो, अब यहाँ हम लिख सकते हैं, है ना, यहाँ ये जो हाइट है h इजिकल टू, है ना, h इजिकल टू लिख सकते हैं h1 माइनस h2, लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ लिख सकते हैं h इजिकल टू h1 माइनस h2, है ना, h1 माइनस h2 आ गया। अब यहाँ देखो बहुत सिंपल, तो ये वही हो गया कि हमारे पास
हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो x है रेंज, रेंज का जो वैल्यू आएगा वो क्या होता है, u आई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट जो हो जाएगा 2h अपॉन g, ये हो जाएगा। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये कहीं इसको ग्राउंड मान लिया, हालांकि ग्राउंड पर है नहीं, बट उस फार्मूला में लाने के लिए हमको ऐसा सोचना है कि ये जो सेकेंड मैन है वो कहीं ग्राउंड पर है और ये कहीं एच हाइट से प्रोजेक्ट कर रहा है, तो रेंज हमें निकल जाएगा ना, रेंज इज इक्वल टू यू आई इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट 2h अपॉन जी। रेंज की जगह पर क्वेश्चन में दिया एक्स इंटू यू, टू एच की जगह पर हमने निकाला है h1 माइनस h2 ना अपॉन जी का रूट, ये निकाले। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं ना। अब ऐसा करते हैं कि u यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट में देखते हैं ना, क्या रिलेशन आया था हमारे पास, x इज इक्वल टू यू टू h1 माइनस h2 का डिवाइडेड बाई g का रूट, यही आया। बहुत अच्छा। अब हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं ना, तो आ जाता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और टू h1 माइनस h2 अपॉन जी। ये तो भाई रूट में था तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर इंटू टू h1 माइनस h2, है ना। इसको इधर ले आओ तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जी अपॉन टू h1 माइनस h2, नहीं आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट में आ जाएगा, तो यू का वैल्यू हो जाएगा एक्स, एक्स स्क्वायर का रूट तो एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा जी अपॉन टू h1 माइनस h2, तो रूट में हो जाएगा ना, तो यही जो है यू का वैल्यू आएगा। इसको डायरेक्टली याद रख सकते हो आप, है ना, कंडीशन याद रख, डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। तो यू इजिकल टू आ जाएगा एक्स रूट जी अपॉन टू h1 माइनस h2, ठीक है ना। तो यहाँ तक सारी चीजें एक बार देख लो आप, है ना, यहाँ तक हम समझते हैं सबको समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे चीजें हो रही है। एक कंडीशन भी समझ में आया होगा जो हमने बताया है कि यू वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट करना है, यू का वैल्यू हमको बताना था, तो यू का वैल्यू जो आ गया वो सॉल्व करने के बाद ये आ गया। हम समझते हैं यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखो, है ना, और एक दो बार प्रैक्टिस करो, चीज़ें बिल्कुल समझ में आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।